Hello friends, welcome back to our new video. Title is nothing but interviews for MTech and PSU through GATE. So friends, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की क्योंकि होपफुली काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस बार के गेट में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे विल बी टेकन टू MTech PSU's जॉब्स एवरीथिंग. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आखिरी दम तक लगे रहें जब तक हमें सीट नहीं मिल जाती है, क्योंकि किसी भी मौके पे आपके पीछे लगा हुआ दूसरा इंसान आपको धक्का मार के खुद बैठ सकता है उस सीट पे. तो हम क्यों अपनी ज़रा सी लापरवाही से, भले वो लास्ट मोमेंट की हो, भले भले वो लास्ट लेवल की हो, हम क्यों किसी भी दूसरे शख्स को मौका दे दें कि वो आके हमारी बनाई हुई सीट पे बैठ जाए. तो लॉजिकली लास्ट स्टेप नथिंग इज़ नथिंग बट द इंटरव्यू पोर्शन, अदर इट इज़ फॉर एमटेक और फॉर पीएसयू. अगर एमटेक के लिए होता है तो इट्स टोटली टेक्निकल, नथिंग इज़ नॉन टेक इन दैट, बिकॉज एमटेक करने जा रहे हैं आप तो देयर इज़ अ डिफरेंस. और अगर हम बात करें पीएसयू की, कि अगर हम पीएसयूज़ के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एचपीसीएल, आईओसीएल एंड ऑल, तो वहाँ वेरी करती हैं चीज़ें, क्योंकि कई बार इंटरव्यू टेक हो जाता है, कई बार टेक प्लस नॉन टेक हो जाता है, और कई बार बहुत ही कम टेक्निकल, हार्डली 1 और 2 और 3 क्वेश्चंस, और बाकी सब नॉन टेक. क्योंकि वहाँ एक लॉजिक वर्क करता है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, यू आर एन ऑफिसर देयर एंड यू हैव टू मैनेज विथ नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव टू एक्ट एज अ मैनेजर देयर, or you can be any operating officer, safety officer and anything. तो वहाँ हर चीज़ को नापा तोला जाता है. क्यों? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कैलेमिटी में आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर सपोज टू वर्क देयर. तो फ्रेंड्स, ये तो डिफरेंस हुआ कि आखिर एमटेक में और जो पीएसयूज़ के लिए इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है बेसिक. और जो आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि इवन आफ्टर एमटेक, इवन आफ्टर गेट, जो एमटेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड आईआईटीज़ एंड ऑल हैं, तो वो अपना पेपर लेते हैं. ऑल्दो दैट पेपर इज़ नॉट दैट हाई लेवल, नॉट ऑफ दैट हाई लेवल कि आपसे सॉल्व ना हो. अगर आपने गेट क्वालिफाई किया तो होपफुली उसके भी अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी. इट इज़ समवॉट बिटवीन वेरी टफ एंड एवरेज. तो आपको अपनी जो टेक्निकल तैयारी है, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो नॉन टेक की तरफ ध्यान ही मत दीजिए. मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनके लिए एमटेक इज़ द टारगेट फ्रॉम एनी आईआईटी और एनीथिंग, क्योंकि एनआईटीज़ आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिटन पेपर और इंटरव्यूज़. उनका सीसीएमटी के थ्रू डायरेक्टली आपको सीट अलॉट हो जाती है एमटेक करने के लिए, लेकिन आईआईटीज़ आर टेकिंग इंटरव्यू एज वेल एज अ रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम आई थिंक पास्ट 1 ईयर. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा इस बात पे रिलाई करें कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ नॉन टेक वर्जन. तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि आखिर एमटेक के लिए जाना कैसे है. अब दूसरी बात ये आती है कि उस चीज़ के लिए तैयारी कैसे करनी है. सो फ्रेंड्स, जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. फॉर एग्जाम्पल, थर्मल इज़ देयर, मटेरियल साइंस इज़ देयर, मैन्युफैक्चरिंग इज़ देयर, डिज़ाइन इज़ देयर, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आर देयर, बट लेस इन नंबर. तो फ्रेंड्स, आप जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, यू शुड बी थॉरो विद दैट. मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एमटेक की बात कर रहा हूँ, वो भी आईआईटी से करने पे. तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद द नॉलेज कि आप जिस भी स्ट्रीम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको उस स्ट्रीम की अभी तक की ऑलमोस्ट हर चीज़ आनी चाहिए. क्योंकि नाउ द थिंग इज़ नॉट कम्युलेटिव, इट्स एक्चुअली स्पेसिफिक नाउ. अगर आपने थर्मल के लिए ऑप्ट किया है तो वो आपसे थर्मोडायनामिक्स से लेके एचएमटी, आरएसी, एवरीथिंग दे विल आस्क. आपने डिज़ाइन के लिए ऑप्ट किया है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेके मशीन डिज़ाइन तक एवरीथिंग दे विल आस्क इन देयर ओन पेपर. तो पहली चीज़ तो ये है फ्रेंड्स. और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि चीज़ें एरिया स्पेसिफिक हो जाती हैं. तो वेरी मीन्स वेरी इंटेलिजेंटली यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. सो फ्रेंड्स, इसके साथ शुरू करते हैं. तो एक्चुअली मैं आपको बीच बीच में ये बताता रहूँगा कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमटेक एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीएसयू. लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा, हाउ अ पर्सन शुड बिहेव एंड हाउ ही और शी शुड ड्रेस, वो मैं कम्युनिटी बताऊँगा.
सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा कि व्हाट बेसिकली मैटर्स इन एन इंटरव्यू इज़ योर ड्रेसिंग सेंस. I will come to that point. Why not your study portion or whatever you have learned is not mattering that much. That I will come to this, and I will come to this point later. So dressing, then how you look, like इसमें हेयर स्टाइल को मैं कॉमन करना चाहूँगा सबके लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन एक आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी. फ्रेंड्स, ड्रेसिंग के लिए आप सुनते जाइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी वेरी फाइन. फॉर्मल होना चाहिए, ये तो आप सबको भी पता होगा. साथ ही साथ योर ड्रेसेस शुड बी प्रॉपरली आयरन. उसमें स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने चाहिए किसी भी तरह के. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस कहीं भी कचड़े में पड़ा था आपने उठा के पहन लिया. टाई एंड ऑल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रॉपरली मैचिंग होनी चाहिए आपके ड्रेस के साथ. आपने जो भी ट्राउज़र और शर्ट आपने पहन रखी है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. रंग बिरंगे बन के कुछ किसी देश का झंडा बन के नहीं पहुँचना है वहाँ पर. You should be very impressive from your first look onwards. Then बात आती है हेयर स्टाइल की. प्लीज़ अवॉइड कीजिए कि जब आप जाते हैं तो आपके बाल में डिफरेंट कलर्स हों. फैशन ये सब एक्चुअली आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं किसी पर्पज़ से. जब आपकी ड्रेसअप फॉर्मल है तो वाई नॉट योर हेयर स्टाइल. तो हेयर स्टाइल भी एकदम प्रॉपर रखिए. प्रॉपरली कट हेयर्स होने चाहिए, लंबे लंबे बढ़ा के नहीं जाने हैं. यू शुड लुक कि आप सामने आए तो आपको उनका मन करे कि आपको रिक्रूट कर लें. ऑल्दो आपका भी उनसे ज़्यादा मन है कि आप रिक्रूट हो जाओ. दैट इज़ फ्रॉम योर साइड ना. उनके साइड से ये होना चाहिए कि यार इस बंदे को हम रख लेते हैं. क्योंकि सबसे पहले आके आप अपनी डिग्री नहीं खोलोगे, आप अपने आप को दिखाओगे. दिस इज़ हाउ आई लुक सर. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन की आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं. यू हैव टू प्रेजेंट द कंट्री आउट, प्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री वेयर एवर यू आर वर्किंग आउटसाइड अब्रॉड. सो वो एक चीज़ नहीं देखते हैं, वो कई चीज़ देखते हैं. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PSU जॉब्स के लिए. फिर आती है एक ओवरऑल पर्सनैलिटी कि आप जब भी ड्रेसअप करें तो खुद को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आईने में खुद देखें. अगर आपको लगता है कि यस यू आर लुकिंग लाइक गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, देन ओनली यू प्रोसीड. अदरवाइज आप हर चीज़ को चेक करिए. आपके बेल्ट से लेके आपकी टाई, योर शूज़, योर हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मैटर एट दैट पॉइंट. और एक बार आप परफॉर्मेंस में, एक बार आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, देन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. व्हाट इज़ देयर विल बी शोन टू देम. तो ये तो बात हुई कि हाउ यू लुक पर्सनली. हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ कहा था कि आपकी पढ़ाई स्ट्रेटेजी और स्टडी जो भी है आपका, वो मैटर उस वक्त पे नहीं करेगा. क्योंकि जितने बंदे आए होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे उस पोस्ट के लिए, वो सब ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे. 19-20 का फ़र्क होगा, तभी वो वहाँ बैठे हुए हैं आपके साथ. तो दे आर हार्डली बॉदर्ड. उन्होंने रिटर्न देख के, गेट देख के, दिलवा के आपसे ये प्रूफ करवा लिया कि हाँ यू आर टेक्निकली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. नाउ हाउ यू लुक पर्सनली, what is your attitude, how you look, how you walk, how you work, everything, each and every how will be matter. तो instead of working that much on studies or thinking of that much कि यार उस बंदे को मुझसे ज़्यादा आता है, उसका हो जाएगा, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है. Then second very important thing is don't lose your confidence. Why friends? Why you should not lose your confidence? Because अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें, जैसा मैंने पिछली लाइन में कहा कि सब 19-20 हैं, तो आप में उन्हें कुछ तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप उन बाकियों से डिफरेंट नजर आए. वो एक चीज़ है, आपके चेहरे पे झलक रहा कॉन्फिडेंस. अब सवाल ये उठता है कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है. इसका बहुत सिंपल सा एक एंटीडोट है, जो इनफैक्ट मैंने भी हर बार ऑलमोस्ट अप्लाई किया एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एकदम नया था, मुझे पता भी नहीं था कैसे इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं. तो वहाँ थोड़ा मैं लड़खड़ाया था, लेकिन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट इंटरव्यू आई गॉट एवरीथिंग, आई लर्न एवरीथिंग कि कैसे क्या करना है. ये चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी. तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, कैसे आता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कम्स अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दें तो.
सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन यस इट्स ट्रू। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे सेलेक्ट होना है, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका दिमाग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने से हट के इन चीज़ों को सोचेगा। तो ये तो गलती से सोचना ही नहीं है कि क्या होगा आगे, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि ये नहीं तो कुछ और सही, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। क्योंकि आप में अगर आप फ्रेंड्स टैलेंट है ना, तो अपनी वैल्यू कीजिए, एक्सेप्ट योर वैल्यू, अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड डोंट अंडरस्टिमेट योर वैल्यू। ये उनकी गरज है कि वो आपको लेते हैं कि नहीं, आपकी गरज नहीं है कि वो आप ही को लें। अगर वो नहीं लेते हैं तो आप कहीं दूसरी जगह जाके रिक्रूट होंगे, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस वहाँ से जनरेट होता है कि यार हो गया इंटरव्यू। देखिए यहाँ पर दो चीज़ आती हैं कि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड यहाँ पर घमंड की बात कर रहा हूँ, घमंड नहीं लाना है अपने अंदर कि हमसे इतना बनता है, हम AIR XYZ रैंक है, हम 200 हैं, 100 हैं, 50 हैं, 10 हैं, 2 हैं, ये नहीं लाना है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि वॉट आई एम देयर टू परफॉर्म, आई विल परफॉर्म दैट थिंग विथ माई 100%। I won't compromise with anything. I won't let anything be hidden in myself. I will show everything, whatever I know, I will tell them. और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। जब आप ये ऐसी इन बातों को रिपीट करते रहेंगे ना खुद के अंदर, अपने आप आपके ऊपर से प्रेशर हटेगा। और एक्चुअली कॉन्फिडेंस और प्रेशर में माइनस का मतलब इन्वर्स का रिलेशन है। कॉन्फिडेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर हैंडल। आपका प्रेशर जितना ही कम होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स की कॉन्फिडेंस कैसे बनाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा कि बी पोलाइट, वो भी स्माइलिंग फेस के साथ। नोट माई वर्ड्स फ्रेंड, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, लाफिंग नहीं। आपके दांत इतने नहीं दिखने चाहिए कि लगे कि ये पागल हो गया है। आप सिर्फ स्माइल कीजिए, आप नेचुरली बिहेव कीजिए। आप अपनी वैल्यू समझिए। यू आर एन ऑफिसर, यू आर सिटिंग फॉर अ पोस्ट ऑफ एन ऑफिसर, so how a officer behaves, he is very serious with his topics, he is very serious with the discussion going on, but still he is very calm, he is very relaxed। ऐसे बैठिए कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आपको नहीं चाहिए कुछ। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप वहाँ बैठे हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो जाके उन लोगों को देखिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे लेकिन कहीं रिक्रूट नहीं हो पाए। एकदम आराम से बैठे रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील करेगी ना, तो आपको उनके पूछे गए सवाल अपने आप समझ में आएंगे। जब आपके मन से प्रेशर हटेगा, तो आपको अपने आप अच्छे अच्छे आंसर्स आएंगे, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो। आप खुश रहिए उस टाइम पे, बिल्कुल चिल, कोई टेंशन की बात नहीं है। नर्वसनेस तो कहीं जू नहीं रखनी चाहिए। और पोलाइट इसलिए रहिए क्योंकि कई बार सिचुएशन थोड़ी सी ड्रामेटिक हो जाती है। दे टेस्ट योर पेशेंस। अगर आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, सब कुछ है सब कुछ है, तो वो सोचेंगे कि यार अगर इस बंदे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए तो हाउ ही बिहेव्स। बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंटरव्यूअर्स, वो आपके अंदर झांकने को बैठे हुए हैं वहाँ पर। टेक्निकल नॉलेज तो उन्हें देने के लिए बाकी आपके पीछे वाले भी कैंडिडेट्स हैं। तो हाउ यू विल इम्प्रेस, बी पोलाइट, वॉट एवर दे से जस्ट स्माइल एंड लेट इट गो। वो आपको सीन दे सकते हैं, सिचुएशंस दे सकते हैं, वो आपको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप भड़क सकते हैं। एक चीज़ समझने की है कि उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू यू। वो आपसे, उनकी मुलाकात हुए 10 मिनट हुआ होगा और 15वें मिनट पे वो आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अपने विवेक को यूज़ कीजिए, अपनी बुद्धि को यूज़ कीजिए और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यू आर बीइंग टेस्टेड। उनका आपसे कोई पर्सनल इशू नहीं है। और उस चीज़ को पोलाइटली आप कैसे हैंडल करेंगे, शांत रहिए, स्माइल करते रहिए, नेचुरल रहिए, आराम से क्वेश्चन सुनिए। आपको नहीं सुनाई देता है क्वेश्चन, आस्क देम प्लीज सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन।
दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। इंटरव्यू देना एक्चुअली बहुत सिंपल है। आप जितना ही पैनिक होंगे, जितना ही परेशान होंगे अंदर ही अंदर, क्या होगा क्या होगा, आप उतना ही होते जाएंगे। पानी पीजिए एक घूंट, आराम से जाइए, चेयर पे बैठिए, आराम से बैठे रहिए, कुछ उटपटांग हरकतें मत कीजिए कि कई लोगों की आदत होती है नाखून चबाना और ये सब, इधर उधर देखने लगते हैं। कोई आपसे सवाल सामने बैठ के पूछ रहा है और आप ऊपर देख रहे हैं, सीलिंग्स को देख रहे हैं। सीलिंग में कोई नहीं बैठा हुआ है फ्रेंड्स, आपके सामने बैठा हुआ है। आप आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए सबके साथ, आप उनसे बात कीजिए, यू सिंपली कन्वर्सेट विद देम। उनके सवालों का जवाब देना इज नॉट द एम। हाउ फ्रीली, हाउ कूल एटीट्यूड यू आर हैंडलिंग एट दैट टाइम विल मैटर। तो फ्रेंड्स, इतनी तो बात हुई कि आप अपनी पर्सनालिटी कैसे उनको शो करेंगे। देन बात आती है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में दो तरह से इंटरव्यूज होते हैं, एक होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं टेक प्लस नॉन टेक। तो पहले मैं टेक्निकल के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं दोनों चीज़ बताऊँगा कि आता क्या है और उसके लिए तैयारी करनी कैसे है। तो टेक प्लस नॉन टेक होगा। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक के लेक्चर में सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूँगा टेक्निकल को लेके कि आखिर टेक्निकल चीज़ों के लिए तैयारी करनी कैसे है। तो फ्रेंड्स, आजकल का एक बहुत रफ टफ स्टैंडर्ड चल रहा है कि दे देमसेल्व्स आस्क योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि भाई अननेसेसरी आपको टॉर्चर करेंगे तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आएगा और आप भी ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे। सो दे गो ऑन योर विल कि यू डिसाइड विच 5 सब्जेक्ट्स आर योर फेवरेट। तो वहाँ भी एक ट्रिक है कि सबसे पहला तो आप घर पे क्या कीजिए, चूज 5 सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस प्लस कीप some touches on others also। सी फ्रेंड्स, एक चीज़ तो बहुत लॉजिकल है कि आपको आता सब है, तभी आपके 70-80 नंबर आ रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाने को तैयार हैं। फर्स्ट थिंग। अब बात आती है कि इंटरव्यू में हम कैसे जाएं। तो उसके लिए होता है कि आप 5 सब्जेक्ट, एनी 5, आप चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर और आरएसी को भी 3 काउंट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर 3 आइडेंटिकल सब्जेक्ट्स। तो आप इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के चूज़ कीजिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है इस लाइन का, कीप सम टचेज ऑन अदर्स ऑल्सो। वाई? बिकॉज कई बार सनकी होते हैं इंटरव्यूज, और वो क्या पूछें वो उसके लिए फुली इंडिपेंडेंट है, हम उनके लिए उस डिसीजन पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो समटाइम्स हैव बीन सीन दैट 5 सब्जेक्ट की चॉइस देने के बाद वो उन 5 सब्जेक्ट से सवाल ही नहीं पूछते हैं। तो आपके लिए एक फ़ायदा भी है, क्योंकि आपने 5 सब्जेक्ट फेवरेट बोला, दैट सिंपली मीन्स कि आप उन 5 सब्जेक्ट में अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हो। लेकिन गेम कहाँ पर हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स पे। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को भी टच कर रखा है इतना कि एटलीस्ट आप आंसर्स दे सकें अच्छे से, तो फ्रेंड्स, आप किसी क्वेश्चन पे भी, किसी सवाल पे भी कहीं भी नहीं अटकेंगे। और अगर सपोज उन्होंने 5 सब्जेक्ट से ही पूछना शुरू कर दिया तो आप तैयार करके ही जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से जो गेम है वो हमारे ही तरफ रहेगा। और जितना आप इन 5 सब्जेक्ट्स में देंगे उसका 20% कॉन्सेंट्रेशन बस दूसरे में देते रहिए। आप सिंपली इन 20% इन दूसरे सब्जेक्ट्स पे के लिए अपने नोट्स कंसल्ट करके जाइए, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आपने पहले हथियार डाल दिया है ना, ये बोल के कि ये 5 सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट हैं, इन्हीं के बारे में मैं पढ़ के आया हूँ, तो उन्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यार इन 5 के बारे में इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपकी जो ग्रेडिंग होगी वो ऑलरेडी थोड़ी नीचे हो जाएगी कि यार ठीक है, उसने खुद ही बता दिया है, तो हम उससे सवाल पूछेंगे नहीं, तो दूसरे से पूछेंगे, तो ऑब्वियसली उन सब्जेक्ट से उसे थोड़ा ही कम नॉलेज होगा। लेकिन वहाँ आपकी स्मार्टनेस इस तरीके से काम आएगी कि आपने 20% अटेंशन उन्हें दे रखा है, तो उनके कुछ दूसरे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें भी हैंडल कर सकते हैं। और इस वक्त आपके पास 2 से ढाई महीने, 3 महीने का वक्त है। आपने मार्क्स जोड़ लिए होंगे, होपफुली आप जा रहे होंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी आप 5 सब्जेक्ट करें उसके थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्लस प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो भी आप पढ़ के जाइए।
प्रैक्टिकल पार्ट से मतलब है कि अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स बोला, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल स्ट्रीम की बात करें तो दोनों में फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी में फ़र्क होता है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की जगह गलती से फ्लूइड मशीनरी बोल दिया तो वो सीधा टरबाइन और कंप्रेसर में घुस जाएंगे, पंप में घुस जाएंगे। ऐसे ही एक चीज़ और होती है कि थर्मोडायनेमिक्स और अगर हीट एंड मास ट्रांसफ़र की बात की जाए और उसके एलॉबरेटेड फॉर्मेट में तो एक टर्बो मशीनरी आता है। ये दोनों भी डिफरेंट हैं। तो बी वेरी श्योर अबाउट वॉट यू आर सेइंग एज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एफएम एंड एफएमसी, क्योंकि वो टरबाइन और पंप को लेके फिर आपको क्या क्या कर्व बनवाएंगे ना, वो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये चीज़ तो मैंने भी झेली थी। ऑल्दो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी में डिफरेंस तो किया था, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स ही बोला था, लेकिन वो फिर भी घुस गए थे उधर। तो अब ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, अब घुस गए तो घुस गए। जितना बनना उतना आप बता के आइए। और इसके बाद एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को लेके डोंट आर्ग्यू विद देम। आपको एक सवाल का जवाब कुछ भी पता है, सी एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, ये वेल एज्यूम्ड है और ये फैक्ट है कि उनको आपसे ज़्यादा आता है, राइट। अगर वो किसी चीज़ को लेके अड़ रहे हैं तो सिंपली शेक योर हेड, ओके सर, और वो फिर भी बोलें कि हाँ, यहाँ आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप सिंपली एक चीज़ बोलिए, सर एज पर वॉट आई रेड these things are the basic concept of this particular question, that's it। वो बंदा समझ जाएगा कि आप उसे गलत नहीं बोल रहे हो लेकिन खुद को भी गलत नहीं बोल रहे हो। दैट इज़ वॉट मैटर्स। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते हो कि नो सर वॉट आई हैव रेड इज़ रॉन्ग एंड वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ राइट टोटली, क्योंकि वहाँ फिर कॉन्फिडेंस का खेल आ जाएगा। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर वॉट एवर आई हैव रेड इज़ करेक्ट एंड यू आर सेइंग वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग, ये आर्ग्यू में चला जाएगा। सो सिंपली दोनों सही है। Say like that only, sir whatever I have read is this thing, I hope जो कि आप बोल रहे हैं वो भी सही होगा, but I have not read that। तो ये जो पोलाइटनेस वाली बात आती है वो भी है कि आप पोलाइट हैं उस वक्त, और जो एक दूसरी चीज़ हो जाती है कि आप अपनी बात पे भी अडिग हैं, वो भी वहाँ सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये कलेक्टिवली आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। और फिर फ्रेंड्स दूसरा स्ट्रीम है कि टेक प्लस नॉन टेक। तो इसमें जो टेक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, इसी प्योरली जो टेक्निकल होते हैं उनके जैसा ही है। साथ में नॉन टेक जो है वो जीके एप्टीट्यूड नहीं है, इट्स नॉट अबाउट जीके एंड एप्टीट्यूड। इट्स अबाउट कि आप किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके क्या डिसीजन लेते हैं। सो इट्स अबाउट योर कॉमन सेंस विच इज़ वेरी अनकॉमन। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी कैलेमिटी आई, कोई भी ऐसा इशू क्रिएट हो गया कि उसमें आपका डिसीजन विल बी द सुपीरियर वन, देन व्हाट विल यू डिसाइड। दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर। तो नॉन टेक पोर्शन में ये रहता है, फिर आपकी हॉबीज़ पूछी जाती हैं एंड यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट वॉट यू आर सेइंग एज योर हॉबी। सो सेकेंड पॉइंट इसमें नॉन टेक का है कि एक्सप्लेन योर हॉबी with good statements। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, उन्होंने अगला ही सवाल आपसे पूछना है बॉल का वेट कितना होता है। इट्स अ फैक्ट, यही होता है। नॉन टेक में कुछ और नहीं होगा, नॉन टेक में बिल्कुल यही होगा कि आपने उनसे कहा सर क्रिकेट इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, तो उनका अगला सवाल होगा व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिकेट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट उन्हें भी नहीं पता होगा, वो फिर भी उस सवाल को पूछ देंगे। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग एज योर हॉबी एंड ऑल, अपने बारे में बताने से पहले आप सोच समझ के जाइएगा कि आपको अपने बारे में बताना क्या है, क्योंकि आपको हॉबीज़ में आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। यू हैव टू टेल एटलीस्ट 2 to 3 हॉबीज़ कि आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। इफ़ यू लाइक वॉचिंग मूवीज़ देन व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ यू लाइक, क्योंकि उससे आपका एटीट्यूड पता चलेगा।
यू विल से दैट क्राइम मूवीज़ एंड इस तरह की मूवीज़ जिसमें एक्शन बहुत होता है, तो उससे आपका एक एटीट्यूड पता चलेगा कि इंसान थोड़ा टेम्पर में गड़बड़ है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को इमोशनल ये मूवीज़ पसंद है, तो वो भी आपका एक अलग कैरेक्टर स्केच बनाएगा। सो वॉट एवर यू से मेक्स अ कैरेक्टर स्केच ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है जिस वक्त आप इंटरव्यू दे रहे हो। देन फ्रेंड्स, एक और चीज़ आती है कि जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं, वहाँ एक लेवल होता है जीडी का। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ये ऑल्दो कम्युनिट आजकल जो नया ट्रेंड है कि कम्युलेटिव रिजल्टिंग होती है कि आपने जीडी में कितना स्कोर किया, आपने इंटरव्यू में कितना स्कोर किया, एज वेल एज आपका गेट स्कोर कार्ड कितना है। ऑन दैट बेसिस यू आर बीइंग रिक्रूटेड नाउ डेज। बट कई जगहों पे आज भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टेप वाइज है। फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, जो बीपीसीएल के इंटरव्यूज़ होते हैं वो लेवल वाइज लेवल आपको रिजेक्ट करते हैं। तो वहाँ जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नो वेयर एल्स। तो जीडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बी अपडेटेड, और उसका तरीका नथिंग बट न्यूज़पेपर। वो सीधा सीधा करंट अफेयर का कोई टॉपिक उठा के आपको दे देंगे। आज के डेट में इतने करंट अफेयर के टॉपिक्स आ चुके हैं मार्केट में कि काउंटलेस, डीमोनेटाइजेशन से लेके किसी का किसी सीट पे बैठना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, से लेके हर जगह इतने करंट अफेयर्स के टॉपिक आ चुके हैं कि वो उनके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। तब आप कैसे अपनी रिजिड बात कैसे बोल सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के? और न्यूज़पेपर को भी थॉरली पढ़ते बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। रीड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े बड़े लोग, बहुत विचारक जो होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और उनके छोटे छोटे आर्टिकल्स बने रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स रहते हैं, और उसमें वो अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं। अगर आप उनकी फीलिंग को समझ के वहाँ बोल दिए तो गेम आपकी तरफ बहुत ईजिली आ जाता है। क्योंकि जीडी का पर्पज़ ये नहीं है कि आप कितने बड़े लड़ाई हैं, आप उसमें कितनी लड़ाई कर सकते हैं, कितने लड़ना तो बिल्कुल नहीं है, अपनी बात बहुत पोलाइटली रखनी है। लेकिन जब आप इस तरह की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के जिक्र कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, उनके अकॉर्डिंग तो बातें ऐसी हैं जो कि सही हैं, इस तरह से जब आप बात करते हैं ना, जब आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो सामने वाला इम्प्रेस होता है। वो इम्प्रेस होके आपको मार्क्स देता है। सेकेंड थिंग, एक लैंग्वेज बैरियर करके प्रॉब्लम भी आ रही है। उसके लिए भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, वीडियो में, कि आप बोल बोल के पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा अपने आप को, आपका हाथ टाइट है, तो आप उसके लिए बोल के पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग, आपके मुंह में आपकी जो ज़ुबान होती है उसमें वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी से ये सब करना शुरू कर रहे हैं तो जितना टाइम आपके पास है उसमें होपफुली बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें स्लिप नहीं होनी चाहिए दिमाग से। इसमें एक चीज़ लिखना था कि इट इज़ फॉर एमटेक इंटरव्यूज़ में, और ये पीएसयूज़ के लिए, क्योंकि इसमें नॉन टेक पोर्शन ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने अपनी सारी बातें आपको बता दी, एंड आप सब कुछ आपके हाथ में है, आपके सामने क्या करना है। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब आपको कैसे इस चीज़ को, हर चीज़ को हैंडल करना है, ये आपकी बारी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।